चलिए, ठंड का मौसम है। सर्दी का मौसम वैसे तो सुहाना लगता है। गुनगुनी धूप के साए में बैठकर ठंडी हवाओं के बीच सूरज के तापमान का एहसास मन और शरीर को सुकून तो देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वादिष्ट मनपसंद गर्मा गर्म खाना है, बेहतरीन स्नैक्स, चाय कॉफी। इस मौसम में खाने पीने का अलग आनंद होता है, लेकिन कोल्ड वेव कहीं ना कहीं शरीर पर विपरीत असर भी डाल रहा है। उन इलाकों में खासकर जहाँ वर्ष के 10 महीने मौसम गर्म रहता है, कोल्ड वेव का असर खतरनाक साबित हो सकता है। दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में चलने वाली इन सर्द हवाओं से बचने की सलाह तो दी जाती है। आप ऑफिस जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉकर है या फिर आउटडोर एक्सरसाइज करने वाले, इस समय आपको दोहरी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। आपको आज बताएंगे 3 राज्यों के मौसम का हाल। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अब ठंड ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। तीनों प्रांतों के करीब 30 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। कई जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगी हैं। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं की वजह से दिन और रात का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के 16 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में कोल्ड डे रह सकता है। पचमढ़ी देश का 10वां सबसे ठंडा शहर है। यहाँ तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस समय पश्चिम उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। इन दोनों सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में रायपुर सहित कई जिलों में रात का पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। ठंड बढ़ने के कारण सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है। पेंड्रा में रात का टेम्परेचर 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो अमरकंटक में पारा 6 डिग्री पहुंच गया है। उधर यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिख रहा है। 8 शहरों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चल रही है। 10 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 80 मीटर रह गई है। हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं। ठंड इतनी है कि लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए हीटर लगाए गए हैं। तो जबरदस्त ठंड का असर है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहे जाने वाला पचमढ़ी, यहाँ पर तापमान के हाल कुछ ऐसे हैं कि तापमान फ्रिज के लेवल का हो चुका है। हाड़ कपा देने वाली ठंड। हालात कुछ ऐसे हैं कि जितनी पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह की ठंड हुआ करती थी, वैसी ठंड अब ज़मीनी इलाकों में, मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। और यही हाल है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। सबसे पहले रुख करेंगे नर्मदापुरम से। हमारे सहयोगी आलोक हरदेनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मौसम का क्या हाल है? जबरदस्त ठंड पड़ रही है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल अभिषेक जी, आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों पर सर्दी भारी, क्योंकि पचमढ़ी का जो तापमान है वो इस समय 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। कल का जो तापमान दर्ज किया गया वो 1 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। और 26 तारीख आने वाली 26 तारीख को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक भी संभावित होना है। पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह की स्मृति में इस कैबिनेट बैठक को होना है। कलेक्टर, एसपी लगातार उस जगह का मॉनिटर कर रहे हैं, स्थान को चयन कर रहे हैं। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है, कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं, सर्दी इतनी ज्यादा है कि उस कारण एक बार प्रशासन भी सोचने को मजबूर हो रहा है कि स्थान कौन सा निश्चित किया जाए जहां मध्य प्रदेश की कैबिनेट जो है वो बैठकर निर्णय ले सके। क्योंकि लगातार जो पारा गिर रहा है, पाइन ट्री वाला स्थान निश्चित किया गया था, लेकिन पाइन ट्री वाले स्थान पर 1 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी इलाकों की जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण मैदानी इलाकों में सर्दी इतनी भारी हो रही है कि लोगों को दिन में भी हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 जैकेटों का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ठंड कहीं ना कहीं हाड़ कपा देने वाली ठंड है। ओवर टू यू अभिषेक जी।
आलोक, आपको ऐसे धूप में देख के काफ़ी सुकून हमें भी मिल रहा है। खैर, जानना चाहूँगा, वैसे ठंड के समय में टूरिज्म काफ़ी बढ़ जाता है पचमढ़ी में, तो अभी क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए, कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट क्या है कि जल्दी अपने होटल के रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि रूम से इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसका सीधा सीधा कारण ये रहता है कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड है। जिप खुली जिप्सी में टूरिस्ट पॉइंट देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब सूर्य अपनी कह सकते हैं कि 10 से 11 बजे का जब टाइम आ जाता है, सूर्य जब सिर पर आ जाता है, उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। तो फिर उसके बाद टूरिस्ट निकलते हैं। तो टूरिस्ट भी उन प्लेसों पे जा पा रहे हैं, जैसे बी फॉल वाला जो टूरिस्ट प्लेस है वो इस समय बंद है। टूरिस्ट वहां नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस समय नहाना थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए ठंडे पानी से मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट पे असर तो है, मगर टूरिस्ट उसका काफी आनंद भी ले रहे हैं इस ठंड का। जी, ओवर टू यू। आलोक, रिकॉर्ड क्या कहते हैं, क्योंकि 4-5 डिग्री तक तो तापमान जाता है पचमढ़ी का, ठंड में 1 डिग्री पर पहुंच गया है। वही अभी दिसंबर में, जनवरी में पता नहीं क्या हाल होगा। नहीं, देखिए, पचमढ़ी के अगर टेम्परेचर की बात करें तो पचमढ़ी का टेम्परेचर -1 तक जा चुका है। और इस साल की अगर हम बात करें तो ये पहली बार होगा कि 1 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले ये जो दिसंबर एंड होगा, दिसंबर एंड में पचमढ़ी उत्सव भी होता है। तो पचमढ़ी उत्सव कहीं ना कहीं जो गिरता हुआ तापमान है वो पचमढ़ी उत्सव के आयोजनकर्ताओं के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अगर टेम्परेचर गिरेगा तो फिर टूरिस्ट थोड़ा कम आते हैं, और टूरिस्ट अगर कम आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर भी असर पड़ेगा। जी, शुक्रिया आलोक। तो ये मध्य प्रदेश के मौसम का हाल है इस वक्त। चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कुलभूषण रायपुर से जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, मौसम का क्या हाल है, और खासतौर से जब हम जानते हैं कि बृहद स्तर पर इस वक्त धान खरीदी चल रही है, हजारों किसान बाहर है इस वक्त, और जिस तरह की ठंड पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास मौसम को लेकर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले ही येलो अलर्ट जो जारी कर दिया गया था मौसम विभाग द्वारा। और मैं बता दूं कि करीब कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां पे सबसे अधिक जो है वो ठंड यहाँ पर देखने को मिली है। जो तापमान है तो बहुत ही नीचे, करीब 6 से 7 डिग्री तक यहाँ पर तापमान जो है वो गिर चुका है। जिसमें सबसे ज्यादा बलरामपुर में यहाँ पर ठंड की देखी गई है, करीब 3 डिग्री से नीचे यहाँ पर तापमान यहाँ पर पहुंच चुका था। तो ये जिस तरह से यहाँ पर ठंड पड़ रही है पूरे प्रदेश में, और खासतौर पर दिसंबर के महीने में, क्योंकि इस महीने में इतनी ठंड जो है वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नहीं देखने को मिलती थी। इस बार जो है वो नवंबर के समय से ही हमें ये समझ आ गया था कि इस बार जो ठंड है वो काफी देखने को मिलेगी। और अभी जिस तरह के हालात हैं उसके ये देखने को तो साफ है कि जनवरी के आते या दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में अगर आप ये देखें माने तो ठंड जो है वो अपने चरम पर होगा। और कितनी डिग्री जो टेम्परेचर हो गिरते, अगर राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो यहाँ भी जो टेम्परेचर है वो भी 10 से 12 डिग्री तक पहुंचने को हो चुका है। जब शाम होते होते देर रात की अगर बात करूं तो 10 डिग्री टेम्परेचर राजधानी रायपुर जैसे शहर में भी हो रही है, जो अमूमन जो गर्म इलाका कहा जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का। तो उन क्षेत्रों में भी अगर इतने कम डिग्री यहाँ पर अगर हो रही है तो इससे एक चीज तो साफ है कि इस बार जो ठंड का कहर है वो बहुत ज्यादा है। और जो इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है, लोगों को सेफ्टी बरतने को कहा है। और क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, भले ही प्रशासन चाहे जितनी व्यवस्था कर ले, चाहे स्वास्थ्य विभाग जितनी व्यवस्था कर ले, लेकिन पहला जो हिदायत है वो लोगों को अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में रखने को कही गई है। तो ये किस तरह से इसके पूरे जो इंतजामात हैं, जो किस तरह से प्रशासन इसको लेकर करी है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अलर्ट तो उन्होंने जारी करा है, साथ साथ शहर के कई क्षेत्र हैं जहां पर उन्होंने अलाव की व्यवस्था की थी। शहर के कई मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर अलाव की, क्योंकि खुले में लोग यहाँ पर रहते हैं, सड़कों पर लोग यहाँ पर सोते हैं, उनके लिए भी कंबलों की अलाव की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी ताकि लोग जो है वो ठंड से बच सके। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर सबसे ज्यादा ठंड का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उनके लिए क्या है, प्रशासन क्या पर व्यवस्था की है और किस तरह से ठंड को लेकर क्या अलर्ट है, क्या चीजें हैं, वो भी देखना होगा। क्योंकि जमीनी स्तर पर कितने कारगर है वो देखने वाली बात है। जी निश्चित रूप से कुलभूषण, एहतियात तो आम जनता को भी बरतने की जरूरत है। प्रशासन की तो खैर अपनी तैयारी है, लेकिन कुलभूषण, जैसा हमने देखा कि आम लोगों पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। आज जो सुबह बालोद में हादसा हुआ कि ट्रक की चपेट में आकर एक कार पूरे पर खच्चे उड़ गए और 6 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 7 लोग इस वक्त अस्पताल में हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक है उसके नियम का भी पालन हो और आम लोग भी इसको लेकर थोड़ा सावधानी बरतें कि तेज़ रफ्तार में, क्योंकि विजिबिलिटी का बड़ा इशू अभी ठंड में देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा हादसा हो गया।
जी, बिल्कुल ये चीज तो है कि जो गांव के जो इलाके हैं, जो खुले इलाके हैं, वहां पर सुबह सुबह की अगर सब बात की जाए तो कोहरा होता है, घना कोहरा यहाँ पर होता है। और चूंकि ये फेस्टिवल और चूंकि शादी ब्याह का जो समय है, शादियों का सीजन जो कि चालू हो चुका है, तो इसके चलते और क्योंकि धान कटाई का भी काम चल रहा है, तो ये तमाम चीजें ऐसे हैं जो गाँव और जो इलाकों में देर रात भी लोग घूम रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग भी लोग सवेरे उठ के अपने अपने काम पे निकल जा रहे हैं, या किसी फंक्शन से निकल रहे हैं, किसी त्योहार के चलते निकल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक में ये चीजें होती हैं। तो अब इसमें क्या व्यवस्था है, क्योंकि देखिए प्रशासन की ओर से चलिए शहर में तो कर दिया गया है, वहां पे अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन जो हाईवेज है, हाईवे में इसको लेकर कुछ इंतजामात नहीं किए गए हैं। जो एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स होती हैं सड़कों पे, अगर फॉग लाइट वहां पर इंतजामात किए जाते तो शायद इस तरह का बड़ा हादसा नहीं होता, 6 लोगों की ये मौत नहीं होती। उनको लेकर कोई जारी नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे लोगों को फॉग से बचाया जा सके, क्योंकि अभी भी जो है वो तेज रफ्तार गाड़ियां हैं सड़कों पर वहां पर चलती हैं, फॉग होता है, दिख नहीं पाते हैं, और जब तक लोगों को सामने आती हुई लाइट रोशनी दिखती है तब तक देर हो चुकी होती है और इस तरह का जो बड़ा हादसा आज हुआ है उस तरह की बड़ी घटना अंजाम दे सकती है। तो सरकार के ये जरूरी होना चाहिए कि फॉग लाइट की जो व्यवस्था है वो ऐसी हाईवे पे और सड़कों पर वहां पर करे, ताकि इस तरह का जो हादसा है वो दोबारा ना हो। जी, जाहिर तौर पर बहुत से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खासतौर से जो बड़े वाहन होते हैं उनमें रिफ्लेक्टर्स लगाने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि विजिबिलिटी का बहुत इशू हो रहा है और हादसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। खैर, अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, लखनऊ में तो सियासत काफ़ी गर्म है, शीतकालीन सत्र का पहला दिन, लेकिन ठंड भी उतनी ही ज़बरदस्त। जी बिल्कुल अंशर, निश्चित तौर पर लखनऊ हो या बहराइच, हर तरफ ठंडक ने इस तरीके से दस्तक दे रखी है कि लोगों को अब जो कलेश कपाने वाली ठंड है बहराइच और बहराइच के आसपास के जिलों में। बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो सीधे नेपाल को जोड़ता है, तो ऐसे में पर्यटक भी जो नेपाल है या नेपाल जाने वाले लोग हैं तो बहराइच के रास्ते नेपाल जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो रात्रि में यात्री रुकते हैं तो उसको लेकर जिला प्रशासन ने रैन बसेरे भी बना रखे हैं, रोडवेज स्टेशनों पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। लेकिन कुहासा काफी ज्यादा पड़ता है बहराइच में, क्योंकि बहराइच में जैसे सूर्य ढलता है तो कहीं ना कहीं कुहासा इस तरीके से पड़ता है कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है और गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ता है। अभिषेक कोटू। निश्चित रूप से विनोद, आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, खासतौर से कृषि के नजरिए से देखें? उत्तर प्रदेश एक बड़ा और कृषि प्रधान देश है, अलग अलग फसलें उगती हैं, या ये जो ठंड है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि इसी तरह की ठंड आगे भी जारी रहेगी, तो क्या किस तरह का प्रभाव रहेगा इसका खेती किसानी पे? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें क्योंकि ये मौसम गेहूं की इस वक्त बुआई और गेहूं जम भी आया है, तो किसानों के लिए कहीं जब कोहरा गिरता है तो उस किसान कहता है कि यूरिया, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा गिरता है तो ऐसे में फसल लहलाती है, जो गेहूं होता है लहलाता है, तो किसान तो खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड कड़ाके की पड़ती है तो लोग चिंतित भी है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार में आने जाने वाले लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। जो सुबह मॉर्निंग में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटलों में जो अगर बात की जाए बहराइच में, तो अभी हॉस्पिटलों में कोई सेफ हाउस नहीं कंप्लीट किए गए हैं। हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं जरूर अभी चरमराई हुई है, क्योंकि ठंडक में जब लोगों को ठंडक लगती है तो उसकी एक व्यवस्था बनाई जाती है हॉस्पिटलों में। तो अभी कहीं ना कहीं बहराइच हो या श्रावस्ती हो, गोंडा हो, तो अभी इन जिलों में कोई बहुत बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है लेकिन खुद यहाँ की जो जिलाधिकारी है बहराइच की, वो निरंतर तहसीलों पे और नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, तो उनके प्रधानों और वीडियो तो अब मैं इस वक्त मैं बात करूं तो मैं गलहा ब्लॉक में हूं। यहाँ के वीडियो से भी हमने पूछा, प्रोग्राम हमारा शुरू होने से पहले मैंने यहाँ के वीडियो से पूछा, तो यहाँ के जो वीडियो संदीप त्रिपाठी, उन्होंने बताया कि मैंने ग्राम प्रधानों को सचेत कर रखा है कि आप अपने सार्वजनिक स्थानों पर हो सके तो बढ़िया से अलाव जलाए, और अगर कोई इस तरीके का आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है, अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो उसको निश्चित तौर पर उसको कपड़े दिए जाए, कंबल दिए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से फरमान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हो या ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो, तो उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब से कोर्टू। निश्चित रूप से विनोद, कई सारे रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं उत्तर प्रदेश में ठंड के मामले में, तो आपके पास जरूर लौटूंगा विनोद। हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं जबलपुर से। सोमनाथ जी, जबलपुर के क्या हाल? राज्य का एक बड़ा प्रमुख शहर, और जिस तरह की खबरें आ रही है कि जबरदस्त ठंड पड़ रही है वहां पर।
जी अभिषेक जी, बता दें कि जबलपुर में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कल से ठंड का काफी प्रकोप बढ़ गया है और जिला कलेक्टर ने स्कूलों को टाइम में बदलाव किया है। सुबह जो स्कूल 7 बजे लगते थे, 7 से 7:30 के बीच में, अब वो स्कूल 9 बजे के बाद लगाए जाएंगे। तो जिला कलेक्टर ने खास तौर पर ठंड को देखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। और लगातार अभी जैसे जिस तरह प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था तो अलाव की व्यवस्था भी नहीं की जा रही थी, लेकिन ठंड काफी बढ़ने की वजह से नगर निगम कमिश्नर द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह ठंड का टेम्परेचर अगर बात की जाए तो 5 से 6 जबलपुर में रहता है और खमरिया और नर्मदा तट के आसपास, बरगी डैम के आसपास, वहां जो टेम्परेचर की बात की जाए तो 3 से 4 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। तो सुबह लगातार अब कोहरा भी नजर आ रहा है और सुबह कोहरे की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। और अब ये दुर्घटना भी हुई थी, 1-2 ट्रक आपस में भिड़ गए थे। एक खास बात ये कि ठंड का असर की वजह से हुई है, जिसमें की वजह से मौत भी हो गई है। तो इस तरह जो ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जी अभिषेक जी। सोमनाथ, ठंड की लगातार बात हो रही है, लेकिन एक और बड़ा विषय निकलकर सामने आ रहा है मध्य प्रदेश में, और खासतौर से ठंड के मौसम में हवा में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो स्मॉग है बहुत ज़्यादा, एक तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है और दूसरा जो पॉल्यूशन है वो भी एक बड़ा खतरा बना हुआ, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी और सड़क हादसों के लिए भी बड़ा कारण बन रहा है। ये एक बड़ा चिंता का विषय। देखिए क्या इसमें जो आम जन है और जो लोग है वो जागरूक नहीं है, क्योंकि प्रशासन लगातार निर्देश जारी किया गया और प्रशासन द्वारा भी कुछ ढीला ढलावी की जा रही है, क्योंकि कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपने देखा है भी प्रतिबंधित किया गया है कि आप अलाव नहीं जलाएंगे, तंदूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन शादियों में आप देख रहे हैं लगातार तंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप गाड़ियों का जो प्रदूषण उसको भी चेक नहीं किया जा रहा है, जो आरटीओ द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है तो उसमें भी ढीला ढलाव की जा रही है। और खास बात यह है कि जो लोगों द्वारा अलाव की व्यवस्था तो नहीं की गई, लेकिन क्या है, कचरा जला रहे हैं, ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अभी भी लोग कचरा जला रहे हैं, लकड़ियों को जलाया जा रहा है। और एक ये भी सबसे बात है कि स्मोकिंग लगातार बढ़ गई है अब इस समय, तो लोग सिगरेट का प्रयोग भी ज्यादा कर रहे हैं और गाड़ियों का प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। तो जो ये प्रमुख कारण है, इनके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि और आम जन को विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। जी जाहिर तौर पे बहुत सारी समस्याएं हैं सोमनाथ, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है जो निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है ठंड के मामले में अगर बात की जाए। और इस वक्त भी वैसे मौसम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा? क्योंकि मौसम विभाग से जो पिछले दिनों अपडेट आई थी, कह रहे थे कि लंबे समय तक इसी तरह की ठंड रहेगी। देखिए अभी तो मौसम विभाग ने यही बताया कि जो शीतलहर का जो हवाएं हैं जो लगातार अभी ये जारी रहेगी और ठंड अब क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से ठंड अभी और सवाब पे आएगी। मतलब ठंड का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और मुझे जहां तक मौसम विभाग से जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार यही है कि ठंड अभी 2-4 दिनों में तो काफ़ी तेज हद तक रहने वाली है, क्योंकि जो शीतलहर की, जैसे अभी भी आप बात की जाए तो जो हवाएं हैं, जो ठंड है, शीतलहर की हवा चल रही है और शाम के समय लगातार और हवाएं चलने लगती, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ती जा रही है। और जबलपुर आसपास जैसे डिंडोरी की बात की जाए या मंडला, वहाँ का टेम्परेचर तो 1 या 2 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, क्योंकि ठंड वहाँ ज़्यादातर और होती है। और जबलपुर में बात की जाए तो खमरिया, बरगी डैम, जो नर्मदा तट के आसपास का क्षेत्र है वो काफ़ी ठंडा बन जाता है। जी चलिए बहराइच चलते वापस, हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विनोद बने हुए। विनोद, उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर क्या कहना है मौसम विभाग का, और आम दिनचर्या जो है वो कितनी बदली है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ठंडा पड़ जाता है, खासतौर से शाम के समय में जब ठंड बढ़ जाती है। और वैसे इस बार ऊनी कपड़ों को जो मार्केट सजता है, तो शहर में किस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है, खासतौर से ये जो विंटर शॉपिंग है इसको लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर विषय, क्योंकि अब दिन पर दिन ठंडक काफी बढ़ेगी, काफी ज्यादा बढ़ेगी, तो मार्केट भी गुलजार होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर का ये जिला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बाहर से भी लोग आते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, अन्य जिले से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी गुलजार हो रहा है। उन्हीं कपड़ों की बिक्री भी काफी ज्यादा हो रही है। और ठंडक की अगर बात की जाएगी तो बहराइच और श्रावस्ती हो और गोंडा हो, बलरामपुर हो, बाराबंकी हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, तो ये जो इलाका पूरा पड़ता है, अयोध्या हो, फैजाबाद हो, तो ये पूरे इलाके में काफी ठंडक पड़ेगी। अभी दिन पर दिन ठंडक और बढ़ेगी। तो ऐसे में
प्रशासन लोगों को सतर्क भी कर रहा है और हम लोग भी अनादि टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि लोग जब बाहर निकले, रात्रि में निकले, तो पूरे गर्म कपड़े पहनकर निकले और अपने मुंह को भी ढककर निकले, क्योंकि यहाँ कोल्ड डायरिया बहुत ज्यादा होती है। पिछले साल की बात की जाए तो कोल्ड डायरिया काफी मात्रा में जिले में ऐसे केस आए थे, जिसको लेकर प्रशासन अब पूर्ण रूप से सतर्क होगा। अभी तो बहरहाल अभी तो भौतिक तौर पे अभी हॉस्पिटलों में वो व्यवस्थाएं नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि जिलाधिकारी महोदय अनादि टीवी के खबरों को देखने के बाद ऐसा कोई निर्देश स्वास्थ्य विभाग को जारी करें, क्योंकि ये बॉर्डर का जिला है। तो ऐसे में इस जिले में, क्योंकि बाहर से यात्री आते हैं, नेपाल को जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में कोल्ड डायरिया से लोगों को बचाने के लिए भी कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। अब से कोर्ट वैसे विनोद, नेपाल की विंटर वेयर्स काफी फेमस है, तो क्या वहाँ पे भी ऐसे विंटर वेयर्स के मार्केट लगते हैं? नेपाल से काफी करीब है बहराइच। हाँ बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि नेपाल में अगर बात की जाए तो चाइनीज कपड़े भी आते हैं, कोरिया के कपड़े आते हैं। तो कोरिया, चाइनीज और इन कपड़ों को खरीदने के लिए बहराइच के रास्ते लोग नेपाल जाते हैं और भारी मात्रा में वहां से ऊनी कपड़े खरीद के लेके आते हैं। वहां की जैकेटें काफी मशहूर हैं, वहां के उलन से जो रजाई होती है वो काफी मशहूर होती है। तो ऐसे में नेपाल और बहराइच का जो रिश्ता है, दोनों के जो बीच का ये बहराइच जो मुख्य रास्ता है, तो कहीं ना कहीं पर्यटक जब इस रास्ते से होकर जाते हैं तो पर्यटक इन रास्तों से जाते हैं, तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन काफी सतर्क है और बॉर्डर पे सुरक्षा के साथ साथ जो अलाव की जो व्यवस्थाएं है वो काफी मुस्तैदी से की जा रही है। अब से जी, नेपाल की करेंसी वैल्यू भी काफी कम है, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, तो इसलिए पब्लिक में डिमांड भी बहुत है। कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से। कुलभूषण, विंटर शॉपिंग को लेकर किस तरह का मार्केट है इस वक्त, वुलन कपड़ों को लेकर खासतौर से? जी देखिए, राजधानी में एक मैं बता दूं कि ये पहले ही एक होलसेल मार्केट है और आसपास के राज्यों से भी यहाँ पर लोग काफी बड़ी तादाद में जो है वो शॉपिंग के लिए यहाँ पर आते ही। और चूंकि अगर विंटर शॉपिंग की बात की जाए तो यहाँ पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर जो ऊनी कपड़ों के जो मार्केट है वो काफी यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर लगते हैं। शहर के कई ऐसे विभिन्न स्थान है जहाँ पर ऊनी कपड़ों के लिए एक बड़ा मार्केट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस बार जिस तरह से मार्केट लगा और जिस तरह से वहाँ पर लगातार जो है शॉपिंग की जा रही है, इससे देखिए तो साफ है कि जो ठंड है उसका असर साफ तौर पर लोगों तक दिख रहा है और जो उसका फायदा है इन ऊनी कपड़े की जो मार्केट्स है इस बार काफी अच्छी उनकी बिक्री हुई है। क्योंकि पिछली बार जो जिस तरह ठंड कम पड़ी थी और उनका कहना था कि बिक्री कम हुई है, हमने खबर भी पिछले दिनों चलाई थी साल के दौरान, तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि बिक्री पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। लेकिन इस बार जिस तरह से ठंड पड़ी है उसको देखते साफ है कि लगातार जो है वो बिक्रियां बढ़ रही हैं और अपितु और उनको जो माल है वो और एक्स्ट्रा मंगाना पड़ रहा है। तो यकीनन तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो गर्म कपड़ों का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है और काफी अच्छा मार्केट यहाँ पर देखने को मिला है। और ठंड इसी तरह रही तो लंबे समय तक जो इसकी जो मार्केट है वो लगातार चलते रहेगी, तो ये अच्छी बात भी है उनके लिए काफी। और जो मार्केट है वो काफी अच्छा रहा है इस बार। जी चलिए, कड़ाके की ठंड के कुछ नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन जाहिर तौर पर जो विंटर वेयर के सेलर्स है उनका अच्छा खासा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं क्या सूरत हाल है राज्यों में। आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गर्म कपड़े पहने, गर्म चीज़ों का मजा ले, चुस्कियाँ ले चाय का भी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और खासतौर से जब आप सड़क पर चल रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि विजिबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर से शाम के समय और सुबह के समय में। तो ध्यान से गाड़ी चलाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।